नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मतलब क्या होता है कि किसी भी वेक्टर की जो वैल्यू है अलोंग ए गिवन डायरेक्शन, वो क्या होगी। तो हम लिखते हैं द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर in a certain direction, the effective value of a vector, the effective value of a vector in different direction, in different direction, the effective value of a vector in different direction are called component of vector. Component of a vector. The effective value of a vector in different direction are called component of vector. ठीक है। तो जैसे in two dimension we take x component and y component। ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं in two dimension we take x component and y component and y component। हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं x एंड y आ जाते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेक्टर बनाएं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। या पॉइंटर, दिस इज वाई एक्सिस और ये हमारे पास इधर एक्स एक्सिस आ रहा है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस आ गया। दिस इज इन टू डायमेंशन, बस हम दो डायमेंशन लेके चल रहे हैं अभी। तो हमारे पास ये अगर एक वेक्टर है विच इज लाइज इन बिटवीन एक्स एंड वाई कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, ए कह देता हूं मैं, दिस इज वेक्टर ए। अब देखें इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। अगर कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, आप इसकी टेल से स्टार्ट करें और इसके हेड और ऐसे दो लाइंस लगाएं कि उनके दरमियान में 90 का एंगल हो। कहाँ से स्टार्ट करना है। सर जी बच्चे। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अब देखें, अब सही आ रही है। जी अच्छा देखें, कंपोनेंट में वी हैव एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। ठीक है। एंड वी कंसीडर अ वेक्टर ए विच इज लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई कंपोनेंट। ठीक है बच्चे। सर A is component of a vector. ना, ए इज एनी वेक्टर, ए इज अ वेक्टर। अभी Okay. हमने कंपोनेंट नहीं बनाए। अब कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं, आपने टेल से स्टार्ट करना है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टेल और हमने कहाँ तक जाना है, हेड तक। ठीक है। और इस तरह से दो लाइंस लगाएं कि वो 90 का एंगल बनाए। कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चे, टेल से। Tail to head 90 का angle. और ऐसे दो लाइंस लगाएं कि वो 90 का एंगल बना रही हो। तो ये दो लाइंस लगा सकते हैं ना ऐसे, जी जो मैंने डॉटेड लगाई हैं। या आप ऐसे सोचें कि अगर आप ऊपर से टॉर्च लाइट लगाएं ऊपर वाली साइड से, तो वेक्टर का शेडो कहाँ पे बनेगा, नीचे। और अगर आप इस साइड से टॉर्च लाइट लगाती हैं तो शेडो कहाँ बनेगा, इस वॉल पे बनेगा। ठीक है बच्चे। जी तो ये इस वेक्टर का कंपोनेंट है किसकी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में ना।
तो हम इसको कहेंगे दिस इज ए एक्स, और ये वेक्टर का कंपोनेंट है इन वाई डायरेक्शन, ये ए वाई कह देंगे। ठीक है, जी। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? नहीं। तो ये जो कंपोनेंट हमने बनाए हैं, ये हमें बताते हैं कि इस वेक्टर की वैल्यू x के अलोंग या इस वेक्टर की वैल्यू y के अलोंग कितनी है। द वैल्यू ऑफ वेक्टर अलोंग x एक्सिस कितनी है और वैल्यू ऑफ वेक्टर अलोंग y एक्सिस कितनी है, वो हम इस डायग्राम से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता है। और इसके बाद आ जाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए, अभी हमने कितने हैं, दो कंपोनेंट टू। बनाए हैं। हाँ जी, ए एक्स एंड ए वाई, ऐसा ही है। जी। मुझे बताएं ए एक्स और ए वाई के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है। 90 डिग्रीज। तो ऐसे कंपोनेंट जिनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो, उनको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर which are perpendicular to each other, which are perpendicular which are perpendicular to each other, the component of vector which are perpendicular each other are called rectangular component. The component of vector which are perpendicular to each other are called rectangular components. ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे पे 90 का एंगल बना रहे हो, मींस परपेंडिकुलर हो, उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। ये जस्ट अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि जब हम लॉन्ग करें तो आपको इन टर्म्स का पता हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टर्म हम यूज करते हैं, ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये छोटी डेफिनेशन है जो अब हमने जब लॉन्ग करना है ना, उसमें ये टर्म्स यूज होंगी, तो आपको पहले से ही पता हो। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि हमने एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना। जैसे देखें, ये ऊपर जो हमने डायग्राम बनाई है, इसमें हमारे पास सिर्फ वेक्टर ए था ना, हमने उस जी। वेक्टर ए को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। वी कन्वर्ट द वेक्टर ए इंटू ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी वेक्टर को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें, स्प्लिट कर दें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द स्प्लिटिंग ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर वेक्टर इनटू two or more components, into two or more components, the splitting
of a vector, the splitting up a vector into two or more components are called resolution of vector. Resolution of vector कि वो process the process of splitting of a vector into two or more components are called resolution of vector. अब ये छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हैं कि कंपोनेंट क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है। अब हम एक ही हेडिंग दे देते हैं, उसमें ये सारी चीज़ों को हमने अब फाइंड करना है। तो हम हेडिंग मेन देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, resolution of a vector into its rectangular components. Resolution of vector into its rectangular component. तो इसमें हम पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज, ये कौन सा एक्सिस होता है? Y axis. y एक्सिस। और ये हमारे पास x एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। X. और यहाँ पे हम कोई भी एक वेक्टर कंसीडर करते हैं, जैसे आपकी बुक में कंसीडर किया होगा ए वेक्टर। दिस इज वेक्टर ए। और तो पहला पॉइंट हम ऐसे लिख लेते हैं, कंसीडर कंसीडर ए वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन and making an angle theta with x axis के साथ कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा है। दिस इज द एंगल थीटा आ गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं हम? नाउ रिजॉल्व द वेक्टर, रिजॉल्व द वेक्टर, सेकंड पॉइंट है ये, इनटू द वेक्टर इनटू इट्स rectangular components. Component that is, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? ए एक्स एंड ए वाई में आपने इसको क्या कर देना है? रिजॉल्व कर देना। तो अब इसके अगर कंपोनेंट बनाए, जैसे अभी हम पहले बना रहे थे, एक आपने वर्टिकल लाइन लगानी है और एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं? ए एक्स। और वर्टिकल वाई को ए वाई। ऐसा ही है बच्चे? यहाँ तक जी। देखिए, कोई कंफ्यूजन? नहीं। नेक्स्ट लिख लेते हैं, द कंपोनेंट along x-axis is called x component, x component, और horizontal component, और
नेक्स्ट, जो आपके पास कंपोनेंट होगा y की डायरेक्शन में, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, द कंपोनेंट अलोंग y axis is called y component, और वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये जो हमने कंपोनेंट्स वगैरह बनाए हैं ना, इन्हीं की हमने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये जो हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं, इन्हीं की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। पहला कौन सा कंपोनेंट हम ले लेते हैं, ए एक्स। ठीक है, ए एक्स का मतलब होता है एक्स कंपोनेंट। ए एक्स मीन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, पहली चीज हमने करनी है। ठीक है बच्चे, तो एक्स कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। अगर आप फिगर में देखें, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ जी। ओ पी क्यू। ये एक हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। तो हम क्या कहते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू वी हैव, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इधर हम लिखते हैं फ्रॉम फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू वी हैव। जब भी आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना हो ना, तो हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। क्या लगाएंगे, कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस बेस ओवर कॉज हाइपोट को साइन ऑफ। जी। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस डायग्राम में मुझे बता सकती हैं कि बेस क्या है? ये आप याद रखें, थीटा के बेस एलेक्स। ऑपोजिट, हाँ, थीटा के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और जो आपके पास रह गया वो आपके पास बेस है। थीटा के ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो जो बच गया वो बेस है। ठीक है, जी। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपने मुझे बताया बेस किसके इक्वल है, ए एक्स के, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, ए के। ए। सही है, सो ए जी। एक्स इक्वल्स टू ए cos theta. This is the x component of the vector. तो जब भी आपने x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वर्ड लिखा हो और वो आपने फाइंड करनी है उसकी वैल्यू, देन वी यूज ए एक्स विच इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। और जो a लिखा हुआ है ना, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब आ जाए y कंपोनेंट पे। दूसरी चीज हमने क्या निकालनी होती है, y कंपोनेंट, y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। y कंपोनेंट में जैसे कॉज में हमने क्या यूज किया है बच्चे, ओ सर, x कंपोनेंट में हमने क्या यूज किया है, कॉज। तो y कॉस। कंपोनेंट में हम क्या यूज करेंगे, साइन। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू वी हैव साइन थीटा, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ऐसा ही होता है।
जी। और उस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है? Y component, y कंपोनेंट विच इज ए वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए, A vector. ए वेक्टर, ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। वो जो ए है ना, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो हम अभी निकालेंगे आगे। सो साइन थीटा बिकम्स मल्टीप्लाई विद ए, so we have ay equals to a sin theta. Ay equals to a sin theta. This is the y component of the vector. This is the y component of the vector. Any confusion? नहीं. This is our equation number 1. This is our equation number 2. अब हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड कर ली हैं? दो चीज़ें फाइंड कर ली हैं। एक आ गया हमारे पास ए एक्स, हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? ए वाई भी हो गया। अब हमने ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर आपसे पूछता है कि वेक्टर ए की कितनी वैल्यू है, ठीक है, पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम हेडिंग देंगे, दिस इज ओवर थर्ड हेडिंग। जो तीसरी चीज़ हमने निकालनी होती है इस टॉपिक में, वो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सबसे पहले तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं द वेक्टर ए इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म कैन बी रिटन एज, इसका आपने मुझे बताना है आंसर, दी वेक्टर ए इन इट्स, इन इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट, द वेक्टर ए इन इट्स कंपोनेंट, क्या कह सकते हैं, इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म, in its component form can be written as, क्या होगा आंसर? सर वो फॉर्मूला जैसे ए वाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा. नो, वेक्टर ए लिखता हूं मैं, ये कल हमने वैसे किया था। वेक्टर ए के हमने ए कितने एक्स का, स्क्वायर प्लस ए वाई हाँ, स्क्वायर अंडर. ना ना, पहले हम लिखते हैं ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। यही था ना, वेक्टर के दो कंपोनेंट्स है, एक ए एक्स है जी. और एक ए वाई है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए लिखते हैं, और कल मैंने आप पे थोड़ा सा टाइम लगाया था, के साथ आ जाएगा बच्चे आई कैप, ऐसा ही है। और जी. ए वाई के साथ क्या आ जाएगा? जे कैप। तो दिस बिकम्स ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास दो क्या आ गए हैं इसके वेक्टर फॉर्म में। अगर हम लिखते हैं किसी वेक्टर को, सो दे हैव टू कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। अब हमने ना इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सो फॉर मैग्नीट्यूड वी अप्लाई, मैग्नीट्यूड वी अप्लाई pythagoras थ्योरम। आपने पढ़ा हुआ है pythagoras थ्योरम क्या होता है? जी. क्या स्पेलिंग होते हैं? पी वाई टी एच ए, pythagoras थ्योरम। और वो होता है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसा ही है। जी. अब
हाइपोटेन्यूज हमारे पास पुटिंग वैल्यूज वी हैव, अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, ए स्क्वायर आ जाएगा, वेक्टर और बेस किसके इक्वल है, ए एक्स का स्क्वायर, ऐसा ए ही है बच्चे, एक्स और परपेंडिकुलर ए वाई स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर with under root, on this side we have ax square plus ay square। तो हमारे पास a मैग्नीट्यूड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। यहाँ तक देखें कोई कंफ्यूजन? नहीं। This is the formula to calculate the magnitude of a vector. This is the formula, calculate the magnitude of the vector। तो ये हमारे पास तीसरी चीज आ गई है। अब मुझे बताएं थर्ड आपके ख्याल में कौन सी चीज रहती होगी उस डायग्राम को देख के? हमने ए एक्स भी निकाल लिया। एंगल ढूंढना। एंगल, गुड। एंगल को हम हेडिंग देंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एंगल का मतलब क्या होता है, ये हमारी फोर्थ क्वांटिटी आ गई है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखिए हमने ए एक्स के लिए यूज किया था कॉज, ए वाई के लिए यूज हमने किया साइन, और मैग्नीट्यूड के लिए पाइथागोरस थ्योरम, जबकि हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं tan थीटा। तो फॉर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर वी यूज tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, टू प्रॉपर ब्रशिंग मींस परपेंडिकुलर ओवर बेस, ऐसा ही होता है। जी। जी। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज क्या है, परपेंडिकुलर ए वाई, वाई। और बेस इज ए एक्स। अब इसको रीअरेंज करें, थीटा विल मूव टू द अदर साइड, so this becomes theta equals to tan inverse of ay divided by ax। tan उधर शिफ्ट हो गया, थीटा को इधर रहने दिया, तो ये बन गया ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वांटिटी आ गई है जो हमने इस टॉपिक में निकालनी होती है। इसकी समझ आइए बच्चे? जी। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वांटिटी आ गई। अब मैं आपको यही चीज़ें बस इसमें निकालनी होती हैं। ठीक है, अब एमसीक्यूज से रिलेटेड हम लिख लेते हैं कि क्या क्या एमसीक्यूज बनते हैं। तो हम लिखते हैं कि जब भी आपसे एक्स कंपोनेंट पूछा जाए तो वो बनेगा ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, और जब हमने वाई कंपोनेंट पूछना है तो वो ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, और जब आपने मैग्नीट्यूड पूछना है तो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट
ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र। और अगर आपने थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास चार चीज़ें हो गई हैं। और क्या हमने निकालना होता है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस आई जे कैप। ये चीज़ें आज हमने निकाली हैं और उनके ये फॉर्मूलाज हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नहीं। और अगर वेक्टर स्पेस में है, a vector in space, a vector in space has has three components x, y and z। ठीक है, अगर वेक्टर स्पेस में है तो उसके तीन कंपोनेंट x के अलोंग भी बनेगा, y के अलोंग भी बनेगा और z के अलोंग भी बनेगा। ठीक है, और Sir, जी बच्चे, sir, what do you mean by in space? मीन जैसे अब स्पेस का मतलब कोई वेक्टर है जो एयर में है। स्पेस का मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को रख दे ना, जैसे आपके रूम में जो जी चेयर रखी होगी आपने। ठीक है, तो रूम में जी जो चेयर पड़ी है वो अगर आप कोई भी ऐसे बना लेते हैं कि ये वाई एक्सिस आ गया बच्चे, ये एक्स एक्सिस आ गया और ये उस रूम का जेड एक्सिस होगा ना। जैसे ये रूम है उसकी वॉल्स है ना, जी उसके कॉर्नर को एक को आप सेलेक्ट कर लें। तो किसी भी कॉर्नर को आप देखें तो तीन एक्सिस होंगे, एक ऊपर को दीवार जा रही होगी, एक एक्स के अलोंग और एक जेड के अलोंग। ठीक है, और ये यहाँ पे जी वेक्टर पॉइंट कोई लाइक ऑब्जेक्ट लाइक कर रहा है, ये समझ ले बीच में है, लेकिन अभी स्क्रीन पे आपको ऐसे लग रहा होगा एक्स और वाई के दरमियान में है। ठीक है, तो अगर आप जी ओरिजिन से वेक्टर ड्रॉ करें, ये तो इसकी पोजीशन बता रहा है। अगर आप डॉटेड लाइन लेके नीचे आ जाए ना, आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू एक्स के अलोंग क्या है। अगर आप डॉटेड लाइन लेके y की तरफ चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू y के लॉन्ग भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसका कंपोनेंट y के लॉन्ग भी बनेगा। अब इसी का शेडो अगर आप नीचे ऑपोजिट करके बना दें ऐसे, और इधर से इधर आए और इधर से इधर आए, तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू z एक्सिस के लॉन्ग कितनी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, इन बिटवीन x एंड y, ये समझ लें कहाँ पर है, इनके दरमियान में है, मिड में है। तो फिर उसका शेडो एक्स के अलॉन्ग भी जा रहा होगा, वाई के अलॉन्ग भी जा रहा होगा और जेड के अलॉन्ग भी बन रहा होगा। ठीक है, आप ये जी ध्यान में रखें, जैसे ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये स्क्रीन से बाहर को निकल रहा है। ओके, अ वेक्टर इन स्पेस हैज थ्री कंपोनेंट और वेक्टर हैज इनफाइनाइट कंपोनेंट। अ सिंगल वेक्टर अ सिंगल वेक्टर हैज इनफाइनाइट अ सिंगल वेक्टर हैज इनफाइनाइट कंपोनेंट। कि आपके पास ज्यादा सारे कंपोनेंट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल वेक्टर के इनफाइनाइट का मतलब जितने मर्जी आप कंपोनेंट्स बना सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम नॉर्मली दो ही बनाते हैं, ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि अगर आपसे पूछे ना कि एक वेक्टर के आप कितने कंपोनेंट बना सकते हैं, तो उसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ तक देखिए कोई कंफ्यूजन? जी नहीं। अब बचे, एक आपको मैं रिजल्टेंट का फुल फार्मूला लिखवाता हूँ, जैसे का या रिजल्टेंट का लिखा था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब कोई भी जो वेक्टर है
रिजल्टेंट वेक्टर। ये जरा समझने वाला है, ठीक है। अभी तो हमने बच्चे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या प्रूफ किया है, अंडर रूट ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र, ऐसे ही किया है ना। जी लेकिन हमेशा ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, ये तो सिर्फ उस टाइम यूज होगा जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, है ना। जब दो कंपोनेंट्स क्या हैं, जी परपेंडिकुलर हैं। अगर दो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर ना हो, नॉट परपेंडिकुलर, देन फिर हम क्या यूज करेंगे, तो उसका फॉर्मूला आप लिख लें। जो रिजल्टेंट वेक्टर हमने अभी लिखा था कि ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, आपने क्या लिखना है, उसको हमने लिखा था ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इसका फुल फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, ए स्क्र ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर जी आ जाए थीटा जीरो हो, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और कल मैंने बताया था थीटा जीरो होने का क्या मतलब है, कि दो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल हो, इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ऐसा ही है बच्चे। जी इसको हम ए ले लेते हैं, या इसकी जगह पे ना हम ऐसे लिखते हैं, एक को हम लिख देते हैं ए स्क्र, दूसरे को बी स्क्र, ताकि वो रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए। एक हम लिख देते हैं ए स्क्र और दूसरे वाले को बी स्क्र, दो कंपोनेंट बना दिए ना हमने, तो साथ आ जाएगा बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखें, अब आपसे कोई पूछता है कि इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, मतलब फाइनल क्या बनेगा, तो फिर आप देखें कॉस की जगह क्या लगा देंगे, कॉस की जगह पे, ये बच्चे आवाज आ रही है, जी आ रही हूँ। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र ए बी कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज द वेक्टर्स ए एंड बी आर, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दे आर पैरेलल। तो कॉस जीरो आपने कैलकुलेटर पे चेक करना है, कॉस जीरो होता है 1, कॉस जीरो इज 1, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ये रह गया। यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज कॉस जीरो इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब हमने इसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिख देना है, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया मैग्नीट्यूड, उसका फॉर्मूला क्या बना, a प्लस बी ओनली। मतलब आपने दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को क्या कर देना है, ऐड कर दें, तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। उसका मतलब है जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो ना, फिर वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा मैग्नीट्यूड के लिए, आपने जस्ट दोनों वेक्टर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे पास वेक्टर है ए और इसकी वैल्यू है 5, और ये दूसरा वेक्टर है जिसकी वैल्यू है बी विच इज इक्वल्स टू 3। अब आपसे पूछे ये दोनों पैरेलल है ना, तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 5 + 3 विच इज इक्वल्स टू 8। तो फिर आपको वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, इफ थीटा इक्वल्स टू 180, कल मैंने बताया था 180 का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, ऐसा ही है बच्चे। जी तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर ऑपोजिट,
नाउ जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वो क्या है बच्चे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री अब लिख देंगे आप। तो अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट आएगा, कॉस 180 आपने कैलकुलेटर पे चेक करना है। कॉस 180 होता है -1। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab आ गया, प्लस की जगह पे माइनस आ गया, बिकॉज कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1। अब फॉर्मूला बन जाएगा रिजल्टेंट का अंडर रूट, ये बन गया बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वेयर। मैथ का फॉर्मूला ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वेयर। तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने a और b को सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर आपको दिया हुआ है 5, a इक्वल्स टू 5 और b जो है वो 3 है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आपसे पूछें इसका रिजल्टेंट क्या आएगा जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो आप लिखेंगे 5 - 3 विच इज इक्वल्स टू 2। उसका मतलब है हमेशा रिजल्टेंट का फार्मूला या मैग्नीट्यूड का फार्मूला वो नहीं याद रखना जो हम यूज़ करते हैं, जो हमने प्रूव किया है अभी। अब आ जाए, इफ इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, मतलब ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, एंड दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। 90 का एंगल बन रहा है ना अब इनमें। तो अब आप जी यही अगेन फार्मूला लगाएं। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 आपने कैलकुलेटर पे चेक करना है। कॉस 90 होता है बच्चे 0। कॉस 90 इज, सर, जी बच्चे, सर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही नहीं है, लाइक हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अभी आप बस 1 मिनट रुकना, अभी आप देखेंगे ये वही बन जाएगा। कॉस 90 क्या हो जाता है, 0। जी तो जब 0 हो जाएगा जी, लास्ट वाली टर्म खत्म हो गई, है ना। जी तो ये क्या बन गया, ये वही फॉर्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट। जी तो देखें, जो आप कह रही थी ये वही फार्मूला बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विद स्क्वेयर रूट। जी तो इसका मतलब है हमेशा जो हमने फार्मूला प्रूव किया था कि जब थीटा, अगर हम लिखें कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो फिर रिजल्टेंट कैसे निकालना है, दोनों को ऐड कर दें, दोनों वेक्टर्स को। और अगर थीटा जो है वो 180 डिग्री है, दोनों रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। और अगर थीटा 90 डिग्री है, तो फिर हमने वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो हमने प्रूव किया था, जो भी आप कह रही थी, वो यूज़ करते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसका मतलब है हमेशा आपने यही फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, लास्ट वाला। ए प्लस बी भी हो सकता है, ए माइनस बी भी हो सकता है। तो इसका मतलब है असल फार्मूला रिजल्टेंट को निकालने के लिए हमारे पास होता है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आ जाता है। ये देखिए, समझ आइए। जी तो आपने हमेशा ये ध्यान में नहीं रखना कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वेयर या ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। वो तो डिपेंड करता है कि एंगल क्या बन रहा है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, या परपेंडिकुलर है, या कोई और एंगल है। ठीक है बच्चे।
जी। अब मुझे बताएं, ये तो देखें जब एंगल 0 होगा तो आप ये यूज करेंगे, एंगल 180 होगा तो ये एंगल 90 होगा तो ये थर्ड वाला, अगर एंगल 60 है तो फिर क्या करेंगे? अगर एंगल 60 है तो फिर हम वो थीटा में सब्स्टिट्यूट करके ये आखिरी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड, तो इसका मतलब है हर एंगल पे मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, सेम वैल्यूज नहीं आती हैं। तो अगर डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं इसका मतलब है हमने डिफरेंट फार्मूला लगाना है। फार्मूला सॉरी एक ही है, उसमें एंगल हमने जस्ट पुट करते जाने हैं। ठीक है। जी। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? नहीं। चलें, कल फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें।